व्हाट्सअप गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद फुल पावर चैप्टर नंबर 4, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, सॉल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। तो द वर्ड बैंक मींस हिप एंड मास। भाई बैंक का मतलब ही होता है, वर्ड का बैंक के वर्ड का मतलब ही होता है हिप और मास। और इन संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, भांडा। क्या बोलते हैं, भांडा, है ना, जो रिलेटेड बैंक वर्ड रिलेटेड होता है। द वर्ड बांडोल इज डिराइव्ड फ्रॉम बांडा। और जो बांडोल वर्ड है वो कहाँ से मिला है, भांडा से। कौन सा, भांडा, है ना, बांडा। द वर्ड बैंक originated from Italian word banca और from French word called banqui. Both meant a bench for money exchange, है ना। और इन दोनों का मतलब ये होता है, एक बैंक, बेंच मतलब बेंच जो हम पढ़ते हैं जिसपे, फॉर किस लिए, मनी एक्सचेंज के लिए, है ना। यूरोपियन मीन्स लैंडर्स, यूरोपियन मनी लैंडर थे, वो क्या करते थे, उनके जो बेंच पे बहुत सारी करेंसी रखते थे और वो करेंसी एक्सचेंज करवाते थे, है ना। यूरोपियन मनी लैंडर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन बेंचेस from purposes of exchanging various coins. Thus, the word bank came into use and is related of collection of fund or money. In Spain, the Bank of Barcelona is known as the first real bank established in the world 1401, है ना। कब हुआ था एस्टेब्लिश, 1401। और सबसे पहला बैंक इन स्पेन, बैंक ऑफ बार्सिलोना, है ना। चलिए, मीनिंग ऑफ बैंक। अ बैंक इज अ इंस्टीट्यूशन authorized to collect people deposit with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands, है ना। सबसे पहले वो क्या करता है बैंक, एक इजी है भाई, सबको मालूम है। सबसे पहले क्या करता है बैंक, क्या करता है, डिपॉजिट करता है मनी। हाँ, अगर हमको पैसे देने हैं तो वो ले लेगा, हाँ भाई ले लेंगे। और पैसे हमको चाहिए तो वो लोन भी देंगे। अब बैंक इज अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन फॉर प्रॉफिट। और बैंक एक कॉमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद के लिए काम करता है, प्रॉफिट बनाने के लिए काम करता है। और बैंक एक्सेप्ट पीपल डिपॉजिट एंड पेज इंटरेस्ट इन रिटर्न। अ बैंक इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस deposits and lend money from this deposit by charging interest and invest the surplus deposit in various sector of economy for the डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो, बैंक आप लोग से एक डिपॉजिट तो लेती है और उसे सेफली भी रखेगी और उस पर आपको इंटरेस्ट देती है। और उसका कुछ प्रोपोर्शन, जो आपने डिपॉजिट किया है उसका कुछ प्रोपोर्शन बैंक लोगों को मनी लोन पे दे देती है और हाई इंटरेस्ट पे, है ना। उससे उसका इनकम जनरेट होता है और वो लोन पे देती है और काफ़ी बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, है ना। बैंक आर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबालाइजिंग मनी। बैंक एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ से, मतलब मोबालाइजिंग मनी मतलब आपसे पैसा लिया, वहाँ उसके पास दिया, है ना। मतलब पैसा को एक्सचेंज बहुत करती है। वेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मनी टेंड्स टू फॉल एट फ्यूचर डेट एंड वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंड्स टू इंक्रीज, है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो क्या करती है, आपसे डिपॉजिट ले रही है, सामने वाले को लैंड कर रही है, जिससे वो प्रॉफिट बना रही है। हायर इंटरेस्ट पे सामने वाले को लोन दे रही है और तुम्हें कम इंटरेस्ट दे रही है, 3 to 4% और 10 to 15% अभी लोन का ऐसा प्राइस चल रहा है। हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सब लोन, है ना। तो क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ बैंक्स, चलिए देखते हैं किस किस टाइप्स के बैंक्स होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक्स जो प्रॉफिट मेकिंग, जो प्रॉफिट बनाने के लिए होते हैं जो बैंक, है ना। प्राइवेट बैंक जिसे कहेंगे हम। सेंट्रल बैंक जो हमारे गवर्नमेंट बैंक हो, है ना। तो चलिए, दो तरीके के बैंक, एक कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक इज वन which transacts the business of banking, that is accepting deposits from people from the purpose of lending or investing, repayable on demand or otherwise the withdraw the by check, draft, pay order or otherwise, है ना। मतलब सामने वाले का डिपॉजिट लेती भी है और उसे सेव भी करती है, अच्छा इंटरेस्ट उनको देगी 3 to 4%। अगर उनको जब डिमांड करेंगे तो उनको सामने वाले को विड्रॉल करने की भी फैसिलिटी दी जाती है ना। बाय द चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज और सारे ऑर्डर्स, है ना, यूपीआई, ये सब चीज़ों से बैंक अंडरटेक द एक्टिविटीज ऑफ मोबाइलाइजिंग पीपल्स मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स। बैंक्स क्या करती है, एक एक्टिविटी उनकी, मतलब एक्टिविटी कह सकते हैं या फिर उनका वो काम ही है जो पैसे यहाँ से वहाँ करने का। यहाँ से आपसे डिपॉजिट लेने के बाद आपको ज़रूरत तो दे देंगे, लेकिन आपसे डिपॉजिट लिया, कुछ प्रोपोर्शन अमाउंट वो लोग
वेरियस सेक्टर्स में लगा देंगे या फिर धंधे में लगा देंगे जहां उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, या फिर वो लोगों को लोन दे देंगे, है ना। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, बिजनेसमैन, इन सभी को लोन्स दे देंगे। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, चलिए, तो अब फर्सल क्या करती है भाई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, डिपॉजिट, हम जब चाहे जब उसको डिपॉजिट करा सकते हैं। कौन कौन बिजनेसमैन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल, ये लोग वहाँ डिपॉजिट कर रहे रहते हैं ना। तो प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, और उनको कैसी क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है भाई, लोन भी देते हैं उनको। अगर आपको लोन ज़रूरत है तो हम लोन देंगे, ज़रूर देंगे भाई, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा हमको, खाली ये इतना बोलते हैं। पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटी भी देते हैं कि आप पेमेंट भी करो और विड्रॉल फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, दोनों फैसिलिटी। क्रेडिट क्रिएशन, अगर आपने डिपॉजिट किया है ना मनी, तो और ये लोन दे रहे हैं ना, किसी को लोन दे रहे हैं, व्हीकल पे देंगे लोन, है ना, हाउस लोन, होम लोन, सॉरी होम लोन, व्हीकल लोन, ये सब लोन। तो ये लोग क्या करें, क्रेडिट कर रहे हैं ना, लोन क्रिएट करते आ रहे हैं ना। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अब इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब किसी बैंक को जरूरत हो तो उस बैंक को हेल्प करती है ना, हेल्प नहीं कह सकते, उन उस बैंक को देती है ना, एक दूसरी बैंक को हेल्प करते हैं। प्रोवाइडिंग एजेंसी एंड यूटिलाइज सर्विस एंड प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, कोर बैंकिंग एक्सेट्रा विद चेंजिंग टाइम्स। प्रोवाइडिंग एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस ना, मतलब एजेंसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते, लाइक बिल्स या फिर डिविडेंड रिसीवेबल या पेएबल, जो भी होता है, बिल्स रिसीवेबल, पेएबल, ये सब चीजें सर्विसेज एजेंसी और इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करती है। कुछ एजेंट बन जाती है उनके लिए, अगर किसी से पैसा चुकाना हो या फिर पैसा लेना हो तो ये बैंक काम करती है। और जिम्मेदारी लेनी हो, किसी को क्रेडिट देना हो तो बैंक वहाँ साइन भी करती है ना। प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटी लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, कोर बैंकिंग, ये सारी भी सर्विसेज बैंक देती है। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा टाइप इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो एक इंडिविजुअल को या बिजनेसेस को ट्रांसफर करने देगा एक बैंक से दूसरे बैंक में, है ना। तो उसे हम कहेंगे इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस उसी के जैसा है, लेकिन आरटीजीएस में उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एनईएफटी में क्या होता है, 1 घंटे लगते हैं, और ये एक बैच में होता है, 1 आवर के बैच में होता है ना। 1 आवर में कुछ बैच होंगे, पहले उनका ट्रांसफर होगा फिर आपका होगा, ऐसे कुछ सीक्वेंस वाइज होते हैं। और आरटीजीएस में आप जिस वक्त उसी वक्त इंस्टेंट पेमेंट हो जाते हैं और सिक्योर पेमेंट होता है आरटीजीएस, और ये थोड़े ज़्यादा अमाउंट के लिए आरटीजीएस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए, कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग मतलब ऐसा, अगर ब्रांच मतलब सभी बैंकिंग जो एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग सॉल्यूशन है, जो से हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इन रियल टाइम, है ना, क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइज डेटाबेस इन रियल टाइम। और ये कस्टमर को ट्रांजेक्शन करना देता है कोई भी ब्रांच से किसी भी बैंक पर, है ना। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपने अकाउंट खोला है किसी बैंक एक्स में और आपने डिपॉजिट किया है ब्रांच ए में, और तुमने बाद में ब्रांच बी में तुमने विजिट किया, वो दूसरे सिटी में, है ना, टू विड्रॉ कैश। और कोर बैंकिंग को हमको थैंक्स कहना है, क्योंकि इसकी वजह से हम इंटरकनेक्टेड है, और उस स्टाफ में ब्रांच बी में भी हमारा डेटा होगा, वो हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, हमारे अकाउंट के डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हम विड्रॉल वहाँ कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, भले किसी ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट समझ लेते हैं, ये तो हो गया। और डिपॉजिट, पीपल सेविंग एक्सेप्टेड बाय बैंक्स आर डिपॉजिट, और जो पीपल जो कोई सेविंग करते हैं तो उसको बैंक एक्सेप्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट आर कैटेगराइज एज, अब डिपॉजिट कितने कैसे कैटेगराइज किया जाता है, करंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट। देखो, करंट अकाउंट किस लिए होता है, बिजनेसेस के लिए होता है, किस लिए, बिजनेसेस के लिए, और इसमें इंटरेस्ट दिया जाता है, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और इसमें अगर आप एक मिनिमम बैलेंस आपको फिक्स्ड एक मेंटेन करके चलना पड़ता है, अगर आपने वो बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको यहाँ चार्ज भी भरना पड़ता है। और सेविंग अकाउंट उसे कहते हैं जो
उन लोगों के, सभी के लोगों के लिए डिजाइन हुआ है जो कुछ इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं और अपनी मंथली इनकम सेव करना चाहते हो बैंक में। तो सेविंग अकाउंट और मोडेस्ट इंटरेस्ट रेट्स, उनका जो इंटरेस्ट है 3 to 4% इंटरेस्ट रेट है, 3 to 4% इंटरेस्ट रेट है, एनकरेजिंग कस्टमर टू सेव वाइल मेंटेनिंग लिक्विडिटी, है ना। वो कस्टमर को एनकरेज करते हैं कि आप लोग सेव करें बैंक्स में आके। और बैंकिंग पॉलिसीज, सेविंग अगर डिपॉजिट में क्या होता है भाई, कि सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन है, उसमें कुछ विड्रॉल नंबर ऑफ विड्रॉल जो होते हैं वो 5,000 6,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते एक दिन में, है ना। और पर मंथ में भी डिपॉजिट की एक लिमिट होती है और विड्रॉल की एक लिमिट होती है। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें हम मंथली एक फिक्स अमाउंट डालते रहते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाता है वो अमाउंट, तो हमको इंटरेस्ट के साथ वो पैसे मिल जाते हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए एक बिग अमाउंट रख देंगे और उस पर इंटरेस्ट लगते जाएंगे, कंपाउंडिंग होती जाएगी, नहीं। अगर मेच्योर हो जाता है हमारा, वो हमने 5 ईयर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, अगर मेच्योर हो जाता है तो वो इंटरेस्ट के साथ उतने पैसे मिलेंगे। अगर हम प्री मेच्योर, अब मेच्योर हुआ नहीं, हमने ले लिया, तो हम हमारे ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। चलिए, स्केड्यूल बैंक इन इंडिया, द बैंक्स विच आर एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू आरबीआई 1934 आर कॉल्ड स्केड्यूल बैंक, है ना, स्केड्यूल बैंक। चलिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, लॉन्ग टर्म अकाउंट, ये सब जान लिया। अब समझे स्केड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, स्केड्यूल मतलब कमर्शियल बैंक उसके बाद आता है ना। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक इन इंडिया, रीजनल, रूरल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो, सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स में देखते हैं पब्लिक सेक्टर्स, है ना। पब्लिक सेक्टर्स देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स में भाई कौन कौन से आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में तो यस बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसी बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर में बैंक में आती है। और प्राइवेट बैंक, आरबीएल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, बंधन बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक है ना। फॉरेन बैंक्स देख लेते हैं हम क्या कौन से हैं भाई। तो फॉरेन बैंक है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सब कौन से फॉरेन बैंक्स हैं। और रीजनल जो रूरल बैंक्स होते हैं वो रूरल एरिया के लिए ही बनाए गए होते हैं ना। जस्ट लाइक अहमदाबाद के लिए एक कुछ अलग बैंक होगा, है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स एक अलग होते हैं जो ग्रुप्स ऑफ पीपल द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो सकता है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता होगा, है ना, पीपल्स को, उसी ग्रुप्स के लोगों को कुछ बेनिफिट मिलता होगा अगर वहां से वो लोन लेते होंगे तो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अभिद्य कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, इस टाइप का ये क्या हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना। अभिद्य कोऑपरेटिव, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ग्रेटर बॉम्बे क्रिएटिव कोऑपरेटिव बैंक, भारत कोऑपरेटिव बैंक, ये सब कौन सा है, कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो बनाए जाते हैं स्टेट वाइज के लिए, है ना। चलिए, तो सेंट्रल बैंक देख लेते हैं। चलिए, तो सेंट्रल बैंक पहले जानते हैं। सेंट्रल बैंक, जो पापों का बाप सेंट्रल बैंक होता है, नहीं यार ज़्यादा हो गया सभी बैंकों का बाप सेंट्रल बैंक है, हाँ ये ठीक है, सभी बैंकों का बाप सेंट्रल बैंक कहलाता है। is the apex bank of the country, whose function is to lead, regulate, and promote the entire money market and the banking sector, as well as to maintain monetary stability for overall economic growth of the nation. According to R.P. Kent, central bank is the institution charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of volume of money in the interest of general public welfare, है ना। पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी का कैसी सप्लाई होनी चाहिए उसको कंट्रोल सेंट्रल बैंक की एक जॉब है, जिम्मेदारी है ना, जो उसे करनी होती है। और सारे बैंकों पर नज़र रखनी होती है, रेगुलेट करना पड़ता है सारे बैंकों को और मनी सिस्टम को, एज वेल एज मेंटेन रखना पड़ता है।
सेंट्रल बैंक अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और सेंट्रल बैंक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कि मेंटेन उसे रखें। सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड मॉनेटरी एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट, और सेंट्रल बैंक अगर भाई जैसे हमको हमारे टीचर एडवाइस देते हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आरबीआई हमें एडवाइस दो, हमें एडवाइस दो, हमें क्या करें इस वाली क्या करें, अब हम बहुत फंस गए हैं। आरबीआई हम बहुत फंस गए हैं, गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि आरबीआई हम बहुत फंस गए हैं, हमें सॉल्यूशन दो कुछ, और आरबीआई कहती है ये लो सॉल्यूशन। इस तरीके से आरबीआई हेल्प करती है गवर्नमेंट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 1 1935 विद अ प्राइवेट पेड अप capital of 5 crore and was nationalized on January 1 1949। जो आरबीआई वो पहले स्टार्ट हुई थी क्या प्राइवेट कंपनी के साथ, लेकिन इसके ऊपर धीमे धीमे कंट्रोल आया गवर्नमेंट का और ये सबका बाप बन गया, है ना। आरबीआई इज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया विच सुपरवाइज and regulates entire banking sector in the country. Also it formulates monetary policy in India, और ये बहुत monetary policies भी regulates और control करता है। मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अब कौन से फंक्शन भाई आरबीआई करते हैं, तो इश्यूज करेंसी, जो नोट और मनी में कॉइन्स ये सब बनाते हैं वो आरबीआई बनाती है ना। टू वर्क एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट को जो हमारे पास पिगी बैंक होता है हमारा, उसी तरीके से गवर्नमेंट के साइज का, उनके जितने साइज का उनके लिए आरबीआई बैंक है, तो वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर की तरह यूज होते हैं। जनधन योजना टाइप हमने देखा है कि एक सेविंग अकाउंट के लिए बनाया गया है, तो सेविंग अकाउंट कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई फॉर गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के लिए। टू वर्क एआई इज बैंकर बैंक, और बैंकर्स बैंक के लिए भी यूज होता है भाई। बैंक अगर उनके बैंक जो छोटे मोटे बैंक होते हैं, मतलब ये एचडीएफसी ये सब बैंक कौन है, इनके बच्चे हैं, आरबीआई के बच्चे हम इनको समझ लेते हैं ना, ये तो कॉमर्शियल बैंक्स को, तो ये बैंकर्स के बैंक है ना। अगर इन लोग को कोई जरूरत होती भाई हमको चाहिए पैसे, हमारे पास थोड़ा हमको लोन पे देने ज्यादा ब्याज पे, तो बोलेंगे हम आरबीआई से लेके आते हैं, फिर ये लोग आरबीआई के पास जाएंगे और आरबीआई का लो बेटा आप लोग मौज करो लेकिन हमको रेपो रेट दो, रेपो रेट, है ना, एक रेपो रेट होता है, वो उस रेट पे बैंक आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, भाई अब जब किसी बैंक को हेल्प चाहिए हो आरबीआई उन्हें हेल्प करता है। जब बैंक को हेल्प किसी मनी मनी की प्रॉब्लम हो तो मनी रिलेटेड हेल्प करेगा। कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन, अब आरबीआई ये भी रेगुलेट करता है कि भाई अगर बैंक ज़्यादा लोन देती जा रही है कम इंटरेस्ट पे, तो उसे भी क्रेडिट क्रिएशन मतलब उसे भी रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। कोई भी बैंक ज़्यादा लोन ना दे, कितने रेट पे दे रही है, वो सब आरबीआई के हाथ में है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी से हम कुछ कमा रहे, फॉरेन करेंसी आ रही इंडिया में, है ना, हम कमा रहे, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे और हम कमा रहे हैं ना फॉरेन करेंसी, तो उसे आरबीआई संभाल के रखेगी। कहीं फालतू जगह सप्लाई, क्योंकि सब मार्केट में अगर वो उतना सारा मनी सप्लाई हो गया तो इन्फ्लेशन ये सब बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक पूरा एकदम बर्बाद हो सकता है, कुछ भी कोई भी इकोनॉमी गिर सकती है। इसके लिए बहुत संभल के आरबीआई ये सब अपने फंक्शन निभाती है। अब नॉन मॉनेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई, टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स, मतलब आरबीआई है वो ढूंढती है कौन से प्लेसेस पे एक्सचेंज हो रहा है, कौन सी जगह वो इन्वेस्ट कर सकती है, अच्छे जगह बॉन्ड्स खरीदते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स आरबीआई सही टाइम पे खरीदती है, कौन सी जगह अच्छे से रिटर्न्स अच्छे आएंगे, वो देखती है कहाँ हम मनी डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेफ है, अच्छे से हमको रिटर्न मिल जाएंगे, उस जगह आरबीआई यूज़ करती है, उस जगह वो आरबीआई इन्वेस्ट करती है। टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स, आरबीआई ढूंढती है, देखती है कि कहाँ वो अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकती है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये सब खरीदती है जब आरबीआई को ज़रूरत होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स आरबीआई खरीद लेती है, और फिर जब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं तो आरबीआई, अरे बैंक, अरे गवर्नमेंट
आरबीआई को इंटरेस्ट देती है। और टू मेक एफर्ट्स टू गेट मोर एंड मोर पीपल अंडर द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। और आरबीआई बहुत सारे कैंपिंग ये सब भी चल रन करते हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स या लोग मनी मार्केट के मतलब बैंक यूज़ करें। इसीलिए टू क्रिएट बैंकिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, टू प्रमोट सेटिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो ग्रुप लोगों को ग्रुप में बनाया गया हो बैंक, मतलब एक तरीके का ऐसा बैंक जिसमें लोग चार पांच मतलब लोगों को ग्रुप ने मिलकर एक बैंक बनाया, उसको आरबीआई प्रमोट करती है, क्योंकि उसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है। To make continuous efforts in banking sphere and provide special credit facility to private sectors। और आरबीआई स्पेशल क्रेडिट सर्विसेज भी देती है, जो एकदम मतलब जो सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स को, लाइक स्मॉल बिजनेसेस को या फिर फार्मर्स को देंगी, है ना, ग्रो सो दे कैन ग्रो एंड हेल्प द कंट्री। जनधन योजना मैनेजमेंट, लाइक जनधन योजना मैनेजमेंट भी कौन मतलब कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करती है ना। टू वर्क टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ कस्टमर। और कस्टमर के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा बैंक्स में, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके लिए आरबीआई कुछ एक्शन लेती है। टू पब्लिश टाइप्स ऑफ, फिर आरबीआई बहुत सारे नोट्स एंड पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भी इशू करती है। इंफॉर्मेशन की बैंक इस बार कितना मतलब स्टेटिस्टिक्स कैसा डाटा गया, कैसा इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ, ये सब डेटा आरबीआई इशू करती है। मॉनेटरी पॉलिसी, चले इन इकोनॉमिक थियरी मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच रेगुलेट द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। कौन तो यो व्हाट्सअप गाइस, तो हमारा बैंक रेट मतलब क्या होता है भाई? जो आरबीआई है, रुक जाइए यार, बैंक रेट मतलब जो आरबीआई लॉन्ग टर्म में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देती है, देखो, द रेट बैंक रेट द रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। उसे हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट, है ना। आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक को रेट देती है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। अगर आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज कर दिया तो कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा मनी बोरो करना, है ना। तो दिस कैन डिस्करेज बोरिंग एंड स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि अब वो कम बोरो करेंगे तो लैंड भी मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो भी तो कम देगी सामने वालों को लोन, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो सेम चीज वही होगा कि कमर्शियल बैंक लोन आरबीआई से कम लेगी, अगर कम लेगी और तो वो कम सामने वालों को लोन भी देगी, है ना, हाई इंटरेस्ट पे। तो हाई इंटरेस्ट पे कोई लेगा नहीं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट, इसमें क्या होता है? आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से, अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स को सफ़र करना पड़ जाता है आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न्स। मतलब अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बैंक्स में प्रीफर टू लैंड टू द आरबीआई टू अर्न हायर। अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक्स प्रीफर करते हैं कि हम आरबीआई को लोन दे देते हैं, ना कि हम ये मतलब उनको इग्नोर कर देंगे। बिजनेसेस इम्पैक्टिंग क्रेडिट, छोटे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन को वो इंक्रीज कर दे मतलब इग्नोर कर देंगे और आरबीआई को लोन दे देंगे। अगर रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट मतलब आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से मनी, तो उसको हम करते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट अगर इंक्रीज होता है तो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपेयर टू लोन देंगे वो लोग बिजनेसेस को या फिर इंडिविजुअल्स को, तो प्रीफर करेंगे कि हम आरबीआई को लोन दें।
दूसरा कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक के पास कुछ कैश रिजर्व करना पड़ता है, बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास कुछ रिजर्व करना पड़ता है, सीआरआर। तो इफ द आरबीआई रेजेस द सीआरआर, अगर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई इंक्रीज करती है तो बैंक्स के पास कम पैसे होंगे जो वो लोन दे सकेंगे, क्योंकि वो स्पेंड कम कर सकेंगे, क्योंकि और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा वो अपने हाथ में आ जाएगा, आरबीआई के हाथ में आ जाएगा, कर्ब मतलब एकदम जिकुड़ लेंगे, है ना। स्टेटरी लिक्विड रेशियो और एक मैंडेटेड है एसएलआर रेशियो, मतलब जो बैंक को, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास 25% एसएलआर डिपॉजिट रखना पड़ता है, या फिर लिक्विड एसिड, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, किसी भी जरिए, है ना। अब अगर आरबीआई इंक्रीज करती है एसएलआर को तो बैंक को हो सकता है ज़्यादा लिक्विडिटी एसिड या रिड्यूसिंग फंड अवेलेबल, ज़्यादा लिक्विड एसिड आरबीआई के पास रखना पड़े और उसकी वजह से उसके पास कम पैसे बचे, जिससे वो लैंडिंग मनी कम कर पाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और आरबीआई ऐसा भी कभी कभी करती है कि जो आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, है ना। आरबीआई बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, उसे कहते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करती है तो वो क्या करता है, इट ऑब्जर्व मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई एंड कर्बिंग इन्फ्लेशन। अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगी तो वो मनी को अपने पास खींच लेगी और सिक्योरिटीज को दे देगी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगा और मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन पॉलिसी, द आरबीआई कंडक्ट्स अपोजिट ऑपरेशन टू काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन एक्सचेंज इनफ्लोज। अगर फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो ज़्यादा रहेगा तो आरबीआई सेल कर देती है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिससे वो रुपीस को एब्जॉर्व कर ले, इन्फ्लेशन कम करे, है ना। चलिए, तो क्वालिटी मेजर्स पे हम आते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज, रेपो रेट हो गया, रिवर्स मॉनेटरी हो गया, कैश रिवर्स रेशियो हो गया, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ओपन मार्केट हो गया, स्टेबलाइज। उसके बाद हमारे qualitative measures. These measures have unique impact on some sectors, are not meant to impact all the sectors similarly. मतलब इन क्वालिटी मेजर्स का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि सम सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं, सभी सेक्टर पे इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज, बैंक्स लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइक ज्वेलरी, कार लोन। बैंक्स, देखो बैंक जब किसी को लोन देती है तो वो क्या कुछ सिक्योरिटी सामने वाले से रख लेती है कि भाई आप कार दे दो या ज्वेलरी कुछ हमारे पास रखो, है ना, from the borrowers। और फिर margin an individual is given only a certain percentage as loan of the total value of asset offered as security, this percentage is called margin। और इंडिविजुअल को क्या कुछ परसेंटेज लोन दिया जाता है जितना वो वहां जमा करता है। अगर उसने 10 लाख 80% माना जाता है, अगर उसने 10 लाख की गाड़ी एसेट्स बैंक के पास जमा रखी है ना, तो उसे 8 लाख का लोन मिल पाएगा। सीलिंग ऑन क्रेडिट, आरबीआई प्रिस्क्राइब सीलिंग फॉर क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आरबीआई ने कितना इंटरेस्ट लेना है, कितना मनी लैंड देना है, मतलब कितना लोन देना है, कितने इंटरेस्ट पे, आरबीआई ने वो क्रेडिट्स के लिए पहले से ही डिसाइड कर रखी है। द आरबीआई प्रिस्क्राइब सीलिंग्स फॉर क्रेडिट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट इंटरेस्ट आरबीआई ने पहले से डिसाइड किए हुए हैं। Discriminatory interest rate, the RBI suggests different interest rates for different types of loans। आरबीआई ने सजेस्ट किया है डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। अगर किसी लग्जरी चीज़ों के लिए हमको चाहिए, लाइक कार के लिए, तो रेट्स ज़्यादा होंगे, पर अगर हम उसी जगह एग्रीकल्चर के लिए हमको लोन चाहिए तो रेट्स कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, है ना। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों का शेयर करना। जय बजरंगबली, जय श्री राम।